हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल इन मेक इट एजुकेशन। लास्ट क्लास में बच्चे हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई बेस यूनिट्स, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। साथ साथ में आपने जाना कि लेंथ को कैसे मेजर करना है एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हमने उस क्लास में आपने देखी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर वो वीडियो पहले देखो, फिर इस क्लास को समझने की कोशिश करो। अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारा दिक्कत होगा। ठीक है बच्चे, आज हम क्लास में जो करेंगे वो पढ़ेंगे हम एरर मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ और डायमेंशनल एनालिसिस। ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आगे के प्रैक्टिकल्स एग्जाम में। आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल जितने एग्जाम दोगे वहां पर एरर मेजरमेंट, राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ध्यान से एकदम देखना है, ध्यान से समझना है आज की क्लास। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो उठा लो बच्चों कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, तो आज पहले हम शुरू करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहला टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है? ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, दिखने में लगते हैं एक जैसे बट अलग अलग है। ठीक है, एक्यूरेसी होती है बेटा वैल्यू नियर टू ओरिजिनल वैल्यू। इसका इस्तेमाल आप कब करते हो? जब प्रैक्टिकल करते समय कई सारी रीडिंग लेनी पड़ती है, उस समय इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि वैल्यू कितनी एक्यूरेट है। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ओरिजिनल वैल्यू के कितनी नजदीक है, ये एक्यूरेसी डिसाइड करता है। प्रिसीजन क्या होता है कि कोई भी आप वैल्यू बार बार रीडिंग आप ले रहे हो, बार बार रीडिंग ले रहे हो, तो एक रीडिंग के आसपास सारी रीडिंग आ रही है। ठीक, तो वो होगा प्रिसीजन। मींस वैल्यू नियर टू सिमिलर वन। ठीक, मतलब जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उस वैल्यू के आसपास आपकी सारी वैल्यूज आएंगी। इसको डायग्रामेटिकली मैं अगर आपको समझा दूं तो देखो बेटा, डायग्राम हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। एट द सेंटर दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। अगर बच्चे क्या हो, सारी वैल्यूज आपकी इसके आसपास में आ रही हैं, एक ही जगह पर सारी वैल्यू एक जगह पर आ रही है, आपने बहुत सारी रीडिंग ली, सारी वैल्यूज एक जगह पर आ रही हैं और ओरिजिनल वैल्यू के एकदम पास है, ओरिजिनल वैल्यू के एकदम पास में है, तो यहां पर ये क्या होगी? हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन इन दिस केस, जिसमें ओरिजिनल वैल्यू के पास सारी वैल्यूज आ रही हैं और सारी वैल्यूज एक दूसरे के पास भी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखो, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसके आसपास में सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, आसपास में सारी वैल्यूज हैं बट एक दूसरे के आसपास नहीं है। तो यहां क्या हो रहा है बच्चे? हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसाइज। ठीक है, लो प्रिसाइज, प्रिसिजन ही लिख देता हूं। ठीक है, हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसिजन। अगला डायग्राम ध्यान से देखो, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है और वैल्यूज हमारी ऐसे ऐसे आ रही हैं एकदम दूर दूर, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू के आसपास भी नहीं आ रही हैं, एक दूसरे के आसपास भी नहीं आ रही हैं, तो ये क्या है? लो एक्यूरेसी, गुड, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिजन। लो प्रिसिजन। अगला डायग्राम देखो कि अगर बच्चे ये ओरिजिनल वैल्यू है बट किसी कारण से हमारी जो वैल्यू है वो आसपास में आ रही हैं लेकिन ओरिजिनल वैल्यू से बहुत दूर, तो ये क्या है? लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। ठीक है, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। अब यहां पर क्या है बेटा, जो जो एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी है, इसको कहेंगे एक्यूरेट। ठीक है, जो लो एक्यूरेसी है इसको कहीं कहीं पर लिखा होता है इनएक्यूरेट।
ठीक है, इनएक्यूरेट। ठीक, तो टर्म्स याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि जब आप रीडिंग ले रहे हो तो सारी रीडिंग ओरिजिनल वैल्यू के आसपास में अगर आ रही है तो ये हाई एक्यूरेट एंड हाई प्रिसाइज है। अगर वैल्यूज एक्यूरेट तो है बट अपने के आसपास में नहीं है, अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, मीन वैल्यू आपकी ओरिजिनल के बराबर आएगी बट अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो वो होगा लो प्रिसाइज बट हाई एक्यूरेट। अगर वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के आसपास भी नहीं है, एक दूसरे के आसपास भी नहीं है, तो वो लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। बोले तो इनएक्यूरेट एंड लो प्रिसाइज। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि एक्यूरेट वैल्यू के आसपास तो नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू के आसपास नहीं है, बट वैल्यूज दूर दूर है, एक जगह जाकर के इकट्ठा हो गई हैं। ठीक है, अब ये किन कारणों से होता है वो मैं आपको बताता हूं, इसे मिटा दे रहा हूं बच्चे। समझ में आ गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? ठीक है, चलो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग एरर में पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एरर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला पहला होता है बेटा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ये करता क्या है? इफेक्ट एक्यूरेसी, इफेक्ट एक्यूरेसी। सोर्स क्या है इसके? ध्यान से देखो, सोर्स क्या है बेटा? पहला सोर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, या फिर रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जो वर्नियर कैलिपर से किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, विद जीरो एरर है, तो आपकी वैल्यू दूसरी आएगी। ठीक है, कई सारी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। गलत रीडिंग ले रहे हो आप, रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, उसमें आपने इंस्ट्रूमेंट ही गलत सेटअप कर दिए, ठीक है, या फिर गलत आप क्वांटिटी अमाउंट डाल रहे हो, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट जो एरर है वो है रैंडम एरर। ठीक बेटा, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर किसको इफेक्ट करता है? इफेक्ट प्रिसीजन। ठीक है, इफेक्ट प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी में, सॉरी प्रिसीजन में कैसे गलती होगी बेटा आपका? मान लो आपकी जो प्रिसीजन होना चाहिए वो किसी एक ही पॉइंट पर सारा होना चाहिए। ठीक है, किसी एक ही पॉइंट पर सारा होना चाहिए, तो प्रिसीजन हाई कब, लो कब होगा? सॉरी, प्रिसीजन लो कब होगा? जब ये एक जगह पर नहीं होंगे, इधर उधर इधर उधर होंगे। और ये किन कारणों से हो सकता है? पहला पर्सनल एरर, ठीक है, पर्सनल एरर। ठीक, दूसरा केयरलेसनेस, कर रहे हो प्रैक्टिकल और सोच रहे हो उनके बारे में, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि केयरलेसनेस होगी। कर रहे हो प्रैक्टिकल, ले रहे हो रीडिंग और दे रहे हो, सुना रहे हो सर को। ठीक, तो ये चीजें नहीं करनी है। प्रिसीजन सही रखने के लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। थोड़ी सी मिस्टेक बेटा पूरी वैल्यू बदल देगा आपका। ठीक है, सीधे बात 10-12 नंबर के आपके मार्क्स चले जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो दिक्कत है, ये एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर समझ में आ गया? चलो बच्चे इसको मिटा देता हूं, अब आगे हम लोग देखेंगे चलो बेटा अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक है एरर मेजरमेंट। क्या? एरर मेजरमेंट। ठीक है, एरर मेजरमेंट। एरर को मेजर कैसे हो? अपनी गलतियों को मेजर कैसे करोगे कि कितनी गलती हमने करी है। ठीक, पाप तो तुमने बहुत किए हैं, अब गलतियां देखो। एरर मेजरमेंट कैसे करना बेटा? मान लो कोई क्वांटिटी है हमको क्यू, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू हम लेकर के अगर चल रहे हैं, तो एरर मेजरमेंट के साथ अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे Q प्लस माइनस डेल्टा Q। ठीक है, Q प्लस माइनस डेल्टा Q। इसमें डेल्टा Q क्या है बेटा? मैक्सिमम एरर इन
फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम एरर इन फिजिकल क्वांटिटीज क्यू में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, डेल्टा क्यू प्लस माइनस। ठीक है, मैंने मैक्सिमम क्यों बोला, मैं अभी आपको समझा दूंगा उसके बारे में। आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस है तो मिनिमम भी हो सकता है, बट क्यों मैंने ये बताया, ठीक है, मैक्सिमम क्यों है मैं वो अभी बताऊंगा। अब यहां पर देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ क्यू लाइज बिटवीन क्या, Q माइनस डेल्टा Q टू Q प्लस डेल्टा Q। Q की जो वैल्यू है इसके बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भैया दिल्ली कितना दूर है, मोटा मोटी 500 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर ये जगह है। ठीक है, कितना पानी पी लिया, लगभग 2 लीटर हम दिन, लगभग 2 लीटर क्या मतलब 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, आसपास में हमें, ठीक है, ज्यादा या कम, सिमिलर। यहां पर क्यू की वैल्यू कहां तक है भैया, लगभग प्लस माइनस क्यू, डेल्टा क्यू, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, और हर जगह पे एरर हो ही सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग तो आपका दिमाग, मेरा दिमाग बहुत सही चलता है, आपका दिमाग तो इधर उधर चलेगा ही। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ क्यू लाइज बिटवीन क्यू एंड क्यू माइनस डेल्टा क्यू टू क्यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है बच्चे, इसमें और क्या क्या आप मेजर करते हो ध्यान से देखो। पहले, सबसे पहले एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट मीन क्या होता है, सिंपल सी बात है, मीन वैल्यू। अगर मान लो आपने 10 रीडिंग ली है, 10 रीडिंग्स, ठीक है, 10 ना लिखो, आपने n रीडिंग्स ली है, ठीक, ध्यान रखना, n रीडिंग्स अगर आपने ली हुई है तो मीन क्या होगा उसका, ए मीन, ए मीन इक्वल्स टू, ए मीन इक्वल्स टू कितना होगा, पता है आपको, मीन तो निकाले हुए हो, ठीक। एब्सोल्यूट मीन निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ रीडिंग्स डिवाइड, मतलब टोटल रीडिंग एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। ठीक है, समेशन ऑफ द रीडिंग्स बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स आप लिख सकते हो, सिंपली ऐसे भी लिख लो फॉर्मूला अगर चाहते हो तो, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू 1 ai डिवाइडेड बाय n, लिख सकते हो ऐसे फॉर्मूला। ठीक है, आप मीन पढ़े हुए हो पहले से मैथ्स में, इसलिए उसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। अगला बेटा, अगला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है, मतलब कि डेल्टा ए कितना होगा, डेल्टा ए एन, किसी भी वैल्यू में कितना एरर हो सकता है। ठीक है, वो आपको देखना है कि कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो, एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालनी है। मैं बताऊंगा कैसे वो एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट होगी। देखो ए एन क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, ए मीन माइनस ए एन, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ए मीन माइनस ए एन इज इक्वल्स टू डेल्टा ए एन। अगला एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा ए एन, क्या एब्सोल्यूट मीन एरर कितना होगा, ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट मीन एरर होगा बेटा, कैसे लिख दें, डेल्टा ए मीन, दिस विल बी इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूं, i इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा ए आई डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू का भी मीन आ गया है, टोटल वैल्यूज का भी मीन आ गया है, एरर का भी मीन आ गया है, हर वैल्यू में कितना तक एरर जा रहा था उसका भी मीन वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ठीक है, चलो देखते हैं कि जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी। इसे मिटा दे रहा हूं मैं, नीचे का, ऊपर का ये वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ऊपर का मिटा रहा हूं। तो अभी देखो, अभी देखो बेटा, यहां पर क्या वैल्यू हो जा रही है, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, ए मीन इक्वल्स टू कितना हो सकता है, ठीक, ए मीन लाइज बिटवीन, सिंपल लिख लो, लाइज बिटवीन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक,
इसी में इसकी वैल्यू होगी, मतलब बेटा ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन टू ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इन्हीं दोनों के बीच में ए की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया एरर मेजरमेंट कैसे करते हैं, एरर होता क्या है। मैं अभी समझाऊंगा कि कॉम्बिनेशन कैसे करना है। जो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, उस समय इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल आपको करना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, मैं बताऊंगा कैसे आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल देख लेते हैं अगला एरर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, इफ y is the physical quantity, if y is the physical quantity, अगर y फिजिकल क्वांटिटी होती है तो एरर इन फ्रैक्शनल एरर, fractional error in y will be equals to delta y by y. fractional error होगा delta y by y and percentage error कितना होगा, डेल्टा y by y इंटू 100। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर होगा बेटा y इक्वल्स टू डेल्टा y by y एंड डेल्टा परसेंटेज एरर होगा डेल्टा y by y इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी और क्लियर होगा जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो मिटा दूं अभी इसको। फ्रैक्शनल एरर का इस्तेमाल कहां होगा ये ध्यान से देखो। ठीक, एरर इन फॉर्मूला। ठीक, एरर इन फॉर्मूला, फ्रैक्शनल एरर का इस्तेमाल कहां पर होता है, एकदम ध्यान से देखो बेटा। एरर इन फॉर्मूला, मान लो फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ए बी बाई सी। ठीक, तो इसमें एरर कितना होगा बेटा, एरर कैसे मेजर करेंगे इसमें, डेल्टा y बाई वाई इक्वल्स टू, ठीक, डेल्टा y बाई वाई इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। एक चीज ध्यान रखना है बच्चे, कुछ भी हो मेन फॉर्मूला में, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एरर हमेशा आपका ऐड होगा। यहाँ पर माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, एरर हमेशा और हमेशा ऐड होगा। ठीक है, अगर बच्चे ये पावर के फॉर्म में होता, एक और एग्जांपल देख लो, इफ y इक्वल्स टू a टू दी पावर अल्फा, a टू दी पावर अल्फा, b टू दी पावर बीटा डिवाइडेड बाई c टू दी पावर गामा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, डेल्टा y बाई वाई इक्वल्स टू, पावर जस्ट पहले आ जाएगा, बाकी चीजें वैसी रहेंगी, पावर क्या होगा देखो, अल्फा डेल्टा a बाई ए प्लस बीटा डेल्टा b बाई बी प्लस गामा डेल्टा सी बाई सी। तो अगर पूछ दे कि इस फॉर्मूला में एरर कितना है, तो बेटा एरर आपका डेल्टा वाई बाई वाई नहीं है, ये फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा वाई बाई वाई। एरर कितना है, डेल्टा वाई, तो क्या होगा, y मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, ये आपका एरर होगा। ठीक, चलो इसे मिटा रहा हूं। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर को कंबाइन कैसे करना है। ठीक, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एक छोटा सा हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ, मान लो Q इक्वल्स टू क्या है बेटा, A प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी है, तो डेल्टा Q में क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। अगर मान लो Q इक्वल्स टू A माइनस बी है, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा A, नहीं बेटा माइनस नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया आपको कि एरर हमेशा ऐड होगा।
कभी भी एरर डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्लस माइनस नहीं होगा, हमेशा प्लस होगा उसके बीच में। ठीक है, अगर मान लो q इक्वल्स टू a इंटू बी है तो क्या होगा, अभी देखो अभी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, या फिर हम इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा q बाई क्यू इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है, डेल्टा समझ में आ रहा है। अगर मान लो q इक्वल्स टू क्या हो जाए, a टू दी पावर x b टू दी पावर y बाई c टू दी पावर z, तो यहां पर क्या होगा बेटा, आप जानते हो डेल्टा q बाई क्यू इक्वल्स टू x डेल्टा a बाई a प्लस y डेल्टा b बाई b प्लस गामा डेल्टा c बाई c। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझ में आ गया बेटा आपको। इक्वेशन कुछ भी हो, फॉर्मूला कुछ भी हो, आपका एरर हमेशा ऐड होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन का है, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, तो सिर्फ एडिशन होगा, नॉर्मल आप ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है तो वहां पर फ्रैक्शनल एरर आपको लेना होगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर डेल्टा क्यू हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, क्यू बस उधर चला जाएगा। तो एरर मेजर करना आप समझ चुके हो। चलो बनाते हैं एक अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसे मिटा रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगल whose length is equals to 5.7 plus minus 0.1 centimeter and breadth equals to 3.1 plus minus 0.2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ यहां पर दी हुई है। पूछा है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। कर लोगे? देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से देखो बेटा। लेंथ आपका दिया हुआ है L इक्वल्स टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये L मैं कैपिटल L लिख रहा हूं। ठीक, ये किस तरह से लिखा हुआ है, देखो ये L प्लस माइनस डेल्टा L लिखा हुआ है। ब्रेड्थ का देखो B कैपिटल B लिख रहा हूं। ब्रेड्थ कितना दिया हुआ बच्चे, 3.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या दिया हुआ है, स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान से समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या होगा 2 5.7, ये एल प्लस बी नहीं, आप कैपिटल एल प्लस बी कर दो। ठीक है, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस 3.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान रखना बेटा, अगर इन एनी केस ऐसा हो जाए कि यहां पर माइनस आ जाए फॉर्मूला में, तब भी क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू कितना 5.7 प्लस 3.1 प्लस माइनस क्या हो रहा है 0.1 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी वैल्यू आएगी ये आप बनाओ, बना करके कमेंट में दो कि कितना आएगा। चलो मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं इसे। ये हो गया बेटा पेरीमीटर। अब एरिया कैसे फाइंड करोगे, फिलहाल अभी से रहने देते हैं, यहां तक रहने देते हैं। एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये आपको पता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बेटा एल इंटू बी अगर है, इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, एरर मेजरमेंट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि एरर है यहां पर। ठीक है, एरर के साथ हमको आंसर लिखना ही है। तो कितना हो रहा है देखो, डेल्टा ए
बाई ए इक्वल्स टू एल बी कितना हो रहा है, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये आपको पता है, यहां से वैल्यू रखो, इंप्लाइज दैट डेल्टा ए इक्वल्स टू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। वैल्यू रखो। अच्छा, यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ओरिजिनल वैल्यूज जो हैं, ठीक है, जो एरर नहीं, एरर है वो नहीं, जो बाकी वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5.1 इंटू 3.1, 5.7 है ना, 5.7 इंटू 3.1 कितना आएगा, जो भी वैल्यू यहां आती है यहां पर आपको लिखना है, ठीक। ए डेल्टा एल का कितना आ रहा है बेटा, डेल्टा एल कितना है 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस कितना, देखो ध्यान से, 0.2 डिवाइडेड बाई 3.1, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हो कि सर इसका इतना आंसर आएगा, ठीक है। देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है कैलकुलेशन में, ठीक है। मिटा दूं, चलो बेटा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, a sphere in which error in radius is 3%, ठीक है, error in radius is 3% and error in mass is 2%, ठीक बेटा, error in radius is 3%, error in mass is 2%, then find error in density। डेंसिटी में एरर फाइंड करने को बता रहा है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ध्यान से। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, पहली बात की ये स्फीयर है, पहली बात कि ये स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का डेंसिटी हम निकालेंगे, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो मास को मास की तरह रहने दो, वॉल्यूम का कितना होगा बेटा, वॉल्यूम का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको निकालना है एरर इन डेंसिटी, नॉट फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर, ठीक है, इसको भी परसेंटेज में निकालना है। यहां पर लिख लो फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, मतलब क्या है, ध्यान से देखो, डेल्टा रॉ बाई रॉ परसेंटेज इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा, यहां से देखो इस पे फॉर्मूला बनाते हैं, इसमें हम लोग यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे, कितना आ रहा है m बाई m, ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, रहने दो उसे, प्लस कितना आ रहा है 3 डेल्टा r बाई r, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं, अभी इतना ही रहते हैं, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 100% कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएंगे, ये परसेंटेज एरर हो जाएंगे, तो ये कितना है, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा पी बाई, सॉरी डेल्टा रो बाई रो परसेंट इक्वल्स टू, ये कितना, डेल्टा एम बाई एम परसेंट कितना हो रहा है 2%, प्लस कितना है, नहीं नहीं एम, हाँ 2%, रेडियस कितना हो रहा है बेटा 3 इंटू 3 हो रहा है, ध्यान से देखो, परसेंट कितना हो गया 11%, आ रहा है क्या, इतना सबका आ रहा है, डेल्टा आर बाई आर 3% दिया हुआ है, डेल्टा एम बाई एम आपका 2% है, 2 प्लस 3 इंटू 3%, कितना हो गया 3 3 9 टू 11%। तो बेटा एरर इन परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज, ध्यान से देखो 11%। फॉर्मूला आपको पहले लिखना होगा, फॉर्मूला के बेस पर ही आप एरर मेजर कर सकते हो, आपको देखना होगा कि वहां पर क्या दिया हुआ है, अगर क्वांटिटी में दिया हुआ है आपको क्वांटिटी में निकालना होगा, परसेंटेज में दिया हुआ है परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। कर लोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो,
अगर एक वैल्यू किसी भी टेम्परेचर का मेजर किया जा रहा है, T1 है आपका 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 है आपका 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। क्या? विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ आपको फाइंड करना है। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एरर कभी भी माइनस या और कुछ नहीं होगा, एरर हमेशा प्लस होगा बेटा। तो यहां पर क्या आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस होगी। यहां पर माइनस होगा बट यहां पर माइनस नहीं होगा, एरर हमेशा हमेशा प्लस होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। माइनस होता है, माइनस यहां भी लिख देंगे, गलत हो जाएगा तुरंत। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसका आंसर, आप टिक मार के चले जाओगे और सोचोगे सर मेरा तो सही था, सर हमने सही टिक मारा था, बट नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। माइनस की जगह यहां पर अगर माइनस हो रहा है टोटल वैल्यूज में, तब भी एरर प्लस ही होगा, याद रहे हमेशा, ठीक है बेटा। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देखो सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। एज यू नो दैट फिजिक्स इज अंडर कवर एजेंट ऑफ मैथ्स। इसमें मैथ्स कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन मैथ्स नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मेजर कैसे करते हैं बेटा, ये ध्यान से देखो। देखो सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है बेटा, द मिनिमम, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है बेटा, द मिनिमम नंबर्स ऑफ फिगर required to represent a physical quantity, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट और स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे बेटा 9.850 हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मैं SF लिखूंगा हर जगह पर, सिग्निफिकेंट फिगर की जगह मैं SF लिखूंगा, ध्यान से समझो। 9.850 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके कई सारे रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। पहला रूल क्या है, ध्यान से देखो। पहला रूल कहता है कि पावर ऑफ 10 एंड 0 इन लेफ्ट साइड is not counted। सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं होगा बच्चे। एग्जांपल देखो 0.0054 हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 0.0054 हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कौन कौन से, 5 एंड 4। बट व्हेन यू राइट 9.2 इंटू 10 पावर 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर भी बेटा ये पावर नहीं काउंट होगा, 10 की पावर काउंट नहीं होगा। कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है, आपको लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है कि लिखना है वैसे, ठीक है। लिखा रहेगा और पूछ देगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनवाएंगे। अब यहां पर देखो बेटा, इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं 9.2 या फिर ऐसे कर दूं 92000, ठीक। 9200, यहां पर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है,
ठीक है, यहां पर क्या है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पर 2 लिखा वही है, सेम चीज है, बट लिखने के स्टाइल से सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। 0 ऑन द राइट साइड विल बी काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर, 0 ऑन द लेफ्ट साइड विल नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। चलो अच्छा है, मिटा दो इसे। अगला पॉइंट बेटा क्या है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये लाइन एकदम याद रखना, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इट्स लीस्ट काउंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही उसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट, वो मैक्सिमम या मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट वो दे सकता है, लास्ट उतना तक ही वो होता है उसकी लिस्ट काउंट। ठीक है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर उसके फाइनल आंसर में चाहिए। लिस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, उसमें मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा, जो कि अगली क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल यहां पर देखते हैं अगला रूल जो होता है बेटा, अगला रूल सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का इन केस ऑफ एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन क्या होता है, जब आप ऐड करते हो उस समय क्या होता है, मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेसेस इन कंपोनेंट्स इज टेकन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन कंपोनेंट्स आर टेकन। मान लो कि दो वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं, कितना, 2.356, 0.034, 0.034, इसका कितना तक आंसर जो आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, 2, नहीं यहां तक ऐसे, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखो मिनिमम डेसिमल किसके पास है, इसके पास। मिनिमम डेसिमल कितना है, 2 तक, तो जो आंसर हमारा आएगा वो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आ सकता है। मतलब यहां पर कुछ आएगा यहां पर, और यहां पर ये वैल्यू आएगी, सिर्फ 2 ही प्लेसेस तक हम लिखेंगे। तीसरे वाले को हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो इसके बाद वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा, तो बने रहना है। ठीक है बेटा, यहां देखो, अगर एक और एग्जांपल हम ले लें, 0.56789, ठीक है, और फिर ले लें 1.256, और इसको हम ऐड कर दें, तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो यहां तक और यहां तक, यहीं तक रहना चाहिए। बाकी वैल्यूज राउंड ऑफ की जाएंगी। राउंड ऑफ की उत्पत्ति इसी के कारण हुई थी कि कितने दूर तक लेना है उसको राउंड ऑफ कैसे करें, उसके बाद वाला वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, वो अगले टॉपिक में बता रहा हूं। अभी यहां पर देखो अगला रूल क्या है बेटा, इसे मिटा रहा हूं। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में है बेटा। ठीक है, ये इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बोथ केसेस। अगेन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एंड डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ significant figure in components are taken। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं अगर, कि देखो 0.5678, ठीक है, इंटू 1.35, कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना 1 2 3 4, इसमें कितना 1 2 3, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जो आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। उससे ज्यादा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, कितना 0.56 और 2.000, ठीक है। यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आप कंफ्यूज मत होना बेटा। अगर फिजिक्स में लिखा है 2.000, इसका मतलब है दिस वैल्यू, अच्छा इतना बता दूं, जिस
जिस भी वैल्यू का ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मींस मोर एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। एरर के चांसेस और कम हो जाते हैं, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एरर के चांसेस और कम हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बेटा असर्शन एंड डिजम्स में आते हैं, तो याद रखना है ये चीजें, ठीक है। यहां पर क्या है, 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है, तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको वैल्यू लिखनी है, बाकी आंसर कुछ भी आएगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं कि राउंड ऑफ में होता क्या है, मिटा दूं इसे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो राउंडिंग ऑफ देख लो, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, राउंडिंग ऑफ करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो मैक्सिमम जितना तक सिग्निफिकेंट फिगर हम रख सकते हैं उस वैल्यू को और करेक्ट कैसे कर लिया जाए, ठीक है, वो चीज हम राउंड ऑफ में सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है, पहला रूल होता है फाइंड the digit up to which significant figure will count, okay। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मान लो कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, जो आपका आंसर आ रहा है वो 2.3456 आ रहा है, ठीक है। 2.3456 आपका आंसर फाइनल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। बट आपको लेना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिजिट अप टू विच सिग्निफिकेंट फिगर इज काउंटेड, ठीक है। 4th डिजिट 1 2 3 4, यहां तक हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। इस एग्जांपल को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट डिजिट जो मिल चुका है बेटा, जो लास्ट डिजिट मिला है वो है 4th, ठीक है। 4th पॉइंट, 4th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हमको लास्ट डिजिट मिल चुका है, ये हमको फाइंड करना है। अगला चीज क्या देखना है, सेकंड चीज क्या क्या देखना है, इसको हम लोग बोलेंगे लास्ट डिजिट, ठीक है। आगे रूल्स में इसको हम लास्ट डिजिट बोलेंगे। तो क्या देखना है बेटा, पहला चीज क्या देखना है कि राइट टू द लास्ट डिजिट इज, इफ लिख लो यहां पर, इफ राइट टू द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, ये तो आप लोग जानते होंगे, मोर देन 5, देन क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट के राइट वाला डिजिट मोर देन 5 हो तो वो क्या होगा, +1, या ऐसे लिख लो 1 विल बी एडेड इन लास्ट डिजिट, ठीक है। 1 विल बी एडेड इन लास्ट डिजिट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो 2.346, ठीक है। क्योंकि यहां पर वैल्यू ज्यादा है, एक ज्यादा मतलब 5 से ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2.346 हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लो, इफ राइट टू द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब ये क्या लिखा होता बेटा, अगर 2.343345 लिखा होता, अगर ये इसकी जगह पर 2.3453 लिखा होता तो क्या हो जाता, द वैल्यू विल नॉट चेंज, क्या, द वैल्यू विल नॉट चेंज, मतलब 2.345 ही रह जाएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें आने वाला है ट्रिक, तो देखो ध्यान से, ठीक है। हम यही डिजिट लेकर के चल रहे हैं, यही नंबर लेकर के चलेंगे। इस नंबर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहा हूं, इफ, ठीक है। अगला रूल, इफ राइट टू द लास्ट डिजिट इज 5, अगर उसके बाद वाला डिजिट ही 5 हो जाए, 2.3455, तब क्या करोगे, अब ये 5 से ज्यादा भी नहीं है 5 से कम भी नहीं है, तब क्या करोगे,
तब देखना है बेटा कि लास्ट डिजिट जो है, इफ राइट टू द लास्ट डिजिट इज 5, देन इफ लास्ट डिजिट इज ऑड, तो क्या करेंगे, +1 इन लास्ट डिजिट. इफ लास्ट डिजिट इज इवन, देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. मतलब एग्जांपल ले लेते हैं इसके केस में. यहां पर क्या होगा, देखो लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है. ऑड है मतलब 2.346 हो जाएगा, ये 2.346 हो जाएगा. बट अगर बेटा कोई दूसरा नंबर होता है जैसे कि 2.3465, तो यहां पर क्या होता, नो चेंज. क्या हो जाता, 2.346. अब बोलोगे सर दोनों तो सेम था सर, कैसे कर रहे हैं. अलग केस है बेटा, यहाँ पर ऑड है तो 1 प्लस हो जाएगा, अगर इवन है तो कुछ भी नहीं होगा. मतलब इस 5 की जगह अगर मैं 3 लिख दूं, 3 लिख दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.344 हो जाएगी. अगर इस 6 की जगह मैं 8 लिख दूं तो कोई चेंज नहीं होगा, 2.348 ही रह जाएगा. ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर लास्ट डिजिट के राइट वाला डिजिट 5 हो तो देखना है कि लास्ट डिजिट ऑड है या इवन है. अगर लास्ट डिजिट ऑड रहता है तो +1 हो जाएगा, अगर इवन रहता है देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं. मिटा दूं इसे. चलो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेजिस्टेंस इज 10.845. ठीक है, रेजिस्टेंस इज 10.845 इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल नहीं एंड करंट इज 3 कितना दिया हुआ है, 23 एम्पियर. ये है ओम. ठीक, तो क्या कह रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ we get मेरी स्पेलिंग बहुत गलती होती है. तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ वी गेट द वैल्यू इज 35.02935 वोल्ट. ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने पे. देन फाइंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल up to a correct significant figure. ठीक है, तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है. ध्यान से देखो बेटा, क्या बोला है कि दे बोथ आर मल्टीप्लाइड, दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं. मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है कि कंपोनेंट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है. ठीक है, कंपोनेंट में मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके पास है, उतनी तक इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो ध्यान से देखो, किसमें 1 2 3 4 5, रेजिस्टेंस में 5 है और करंट में 1 2 3 है, तो इसको 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड ऑफ करना है. वैल्यू कितनी आएगी, आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो 35.0 वोल्ट. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, गलती से भी इस जीरो को छोड़ मत देना, क्योंकि राइट साइड का जीरो कैलकुलेट किया जाता है, भले वो पॉइंट के बाद हो या कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, राइट साइड का जीरो भी कैलकुलेट किया जाता है. तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक कहां जाएगा, 35.0. क्योंकि 9 को अगर हम राउंड ऑफ करके इसको करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3, बट इसको राउंड ऑफ करने से कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, प्लस माइनस होने वाला नहीं है, तो वैल्यु वही रह जाएगी. चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन देख लो. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन है 3.4598 एंड 3.45 into 10 power 5. ठीक है, एंड 0.0345. ठीक है बेटा, इसमें पूछा है कि ये तीनों में से किसका सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा है, किसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा है. तो गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3. ठीक है, तो यहां पर ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर इसका ज्यादा है. ठीक, लेकिन अगर पूछ दिया कि दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल किसका है, कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
वैल्यू डजंट मैटर कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ और एरर मेजरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। क्वेश्चंस इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी नीचे बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं। तो बेटा क्लास खत्म हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार क्विज जरूर देखो, पढ़ते रहो और लेट्स मेक इट हैपन।